आज हम पढ़ेंगे हमारी आगे की टर्मिनोलॉजी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 7 पॉइंट्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दी गई है, तो आप उस लिंक पे जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमाणक या वाउचर। कोई भी लिखित प्रपत्र जो माल के क्रय विक्रय या अन्य व्यापारिक लेन देन का प्रमाण दे उसे प्रमाणक कहते हैं। कोई भी ऐसा लिखित साक्षात पत्र जो आपके लिए एक प्रमाण हो, आपके लिए एक सबूत हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रमाणक या वाउचर। आपकी नॉर्मल सी लाइफ में आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं, पर आप लोग बिल बोलते हैं, और हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलेंगे? प्रमाणक बोलेंगे। उदाहरण के लिए जब माल बेचा जाता है तो माल बेचने वाला ग्राहक को एक कैश मेमो या बिल देता है। जब भी आप किसी व्यक्ति से माल खरीदते हैं तो आपको एक बिल देता है, चाहे आप नकद खरीदो या उधार खरीदो। तो उन जो भी वो आपको बिल दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? वाउचर। इसमें बेचे हुए माल का ब्यौरा और मूल्य लिखा रहता है। आप जो भी वस्तु उससे क्रय कर रहे हैं या किसी व्यक्ति का बेच रहे हैं तो उस चीज़ों का टोटल ब्यौरा, कि आपने क्या चीज़ खरीदी है, क्या चीज़ बेची है, उस पूरी चीज़ का ब्यौरा, और आपने कितने मूल्य में खरीदी है उस चीज़ का भी उसके अंदर लिखित प्रमाण रहता है। यह कैश मेमो या बिल या वाउचर कहलाता है। ये जो चीज़ आप उससे प्राप्त कर रहे हैं बिल के रूप में, आप उससे क्या क्या बोल सकते हैं? कैश मेमो बोल सकते हैं, बिल बोल सकते हैं या वाउचर बोल सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति या किसी दुकानदार को रुपया देता है तो उसे रसीद मिलती है, वह रसीद भी वाउचर कहलाती है। स्वाभाविक सी बात है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार को रुपया देगा तो उसे भी एक प्रकार की रसीद प्राप्त होती है, वह भी क्या कहलाएगी? वाउचर कहलाती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यापारिक सौदे का एक प्रमाणक होता है जिसके आधार पर बही खाते में हिसाब लिखा जाता है। जब भी आप कोई भी आपका व्यापार प्रारंभ करते हो या आपका व्यापार स्थिर चल रहा है तो उसमें जितने भी सौदे होते हैं उसे आप एक प्रकार के कैश मेमो में ही लिखते हैं या एक प्रकार के प्रमाणक में ही लिखते हैं। हिसाब की पुस्तकों में नामे डेबिट पक्ष में लिखे जाने वाले सौदों से संबंधित प्रमाणकों को डेबिट वाउचर एवं क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले व्यवहारों को प्रमाणकों को क्रेडिट वाउचर कहते हैं। जैसे कि आपने आपकी बही खाते की पुस्तक में लिखा तो जो डेबिट साइड जितने भी वाउचर्स लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डेबिट वाउचर्स। और इसी के विपरीत जो मदे क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी वो चीज़ क्या कहलाएगी? क्रेडिट वाउचर्स। ठीक है, प्रत्येक प्रमाणक को संभाल कर रखना आवश्यक होता है। हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में एक कहावत है, पहले लिखे और पीछे दे। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप कुछ भी ले रहे हो या दे रहे हो किसी व्यक्ति का तो आप उससे बिल अवश्य लें। अगर आगे जाके आप किसी भी कानूनी चीज़ में फंसते हो तो आपका बोला हुआ काम नहीं देगा, आपका लिखा हुआ हमेशा काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं आहरण या निजी व्यय, जिसे हम बोलेंगे अकाउंटिंग के लैंग्वेज में ड्राइंग्स। व्यापार का स्वामी व्यापार से जो रुपया या माल अपने निजी व्यय के लिए निकालता है वह आहरण या निजी व्यय कहलाता है। जब भी कोई व्यापार का स्वामी, उस दुकान का मालिक अपने खुद के उपयोग के लिए कुछ भी वस्तु या पैसा निकालता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आहरण या निजी व्यय। जैसे कपड़े के व्यापारी ने 500 रुपये का कपड़ा अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी दुकान से लिया तो यह 500 रुपये का आहरण कहलाएगा, यह विक्रय नहीं कहलाएगा। जैसे कपड़ा व्यापारी की उसके कपड़े की दुकान है, उसने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उस दुकान पे से उसके लिए कपड़े लिए तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आहरण। स्वाभाविक सी बात है, वो चीज़ विक्रय नहीं कहलाएगी क्योंकि उसने पर्सनल यूज़ के लिए उस वस्तु को निकाला है। क्लियर? नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम माल या गुड्स। व्यापार में जो वस्तु लाभ पर बेचने के लिए क्रय की जाती है अथवा जो कच्चा माल निर्मित वस्तु में परिणित करके बेचने के लिए क्रय किया जाता है उसे माल कहते हैं। जब भी आपके व्यापार में आप कोई भी वस्तु
लाभ पर बेचने के लिए खरीदते हैं। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, पर किस लिए खरीद रहे हैं? लाभ कमाने के लिए खरीद रहे हैं, अथवा जो कच्चा माल या निर्मित वस्तु परिणित करके बेचने के लिए क्रय किया जाता है तो उसे माल कहते हैं। या आप इससे कोई कच्चा माल ला रहे हैं, उसे एक उसके स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? माल कहलाएगी। वस्तु व्यापार इस माल से ही होता है। जब भी आप ये वस्तु आपके व्यापार में लाएंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? माल। उदाहरण के लिए कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया कपड़ा, पुस्तक विक्रेता द्वारा क्रय की गई पुस्तक। सबक सी बात है, कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया कपड़ा, अब वो उसको सिलकर टी शर्ट भी बना सकता है, इवन जीन्स भी बना सकता है, तो वो उसके लिए कच्चा माल भी हो गया और उसने उसको परिणित करके एक उसके स्वरूप में परिवर्तित कर लिया। पुस्तक विक्रेता द्वारा क्रय की गई पुस्तक, अगर स्वाभाविक सी बात है वो पुस्तक लाएगा और उसको रखेगा और उसको बेचेगा, तो वो उसको किस लिए रख रहा है? लाभ कमाने के लिए। कपड़ा मिल मालिक द्वारा खरीदा गया कपास उनके लिए माल है, परंतु यदि व्यापारी अपनी दुकान की सजावट के लिए अलमारी व बिजली का सामान खरीदता है तो वह माल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह बेचने के लिए नहीं खरीदा गया है। परंतु फर्नीचर व्यापारी के लिए अलमारी व फर्नीचर माल है। आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, देखिए इसमें लिखा गया है, जब भी कोई एक व्यापारी, जैसे कपड़े की दुकान है या पुस्तक की दुकान है, अगर वो उसके शॉप पर फर्नीचर लगाता है या फ़ैन यूज़ करता है, इवन अलमारी यूज़ करता है कपड़े रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए, तो वो चीज़ उसके बेचने के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसकी व्यापार की स्थायी संपत्ति, करंट असेट्स है, जो वो कभी नहीं बेचता है। और इसी के विपरीत जब आप एक फर्नीचर वाले की दुकान पे जाओगे तो वहाँ जो प्रोडक्ट्स रखे रहेंगे, फर्नीचर रखे रहेंगे, सोफ़ा रखा रहेगा, अलमारी रखी रहेगी, तो वो उसके बेचने के लिए है। पर उसके भी अगर ऑफिस में जो चीज़ें, टेबल, चेयर, फ़ैन, जो भी चीज़ें लगी रहेगी, वो चीज़ बेचने के लिए नहीं रहेगी। तो जो उसके बेचने के लिए है वो चीज़ कहलाएगी उसका माल। ठीक है, नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम क्रय या खरीदा। इंग्लिश में बोलेंगे परचेस। बेचने के उद्देश्य से व्यापार द्वारा खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। जब भी आप ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसे आपको बेचना है तो वो चीज़ क्या कहलाती है? क्रय कहलाती है। यह दो प्रकार का हो सकता है, नगद क्रय या दूसरा उधार क्रय। एक से आते हैं, एक कैश परचेस और एक है क्रेडिट परचेस। जब क्रय की गई वस्तु का मूल्य सौदे के समय ही चुका दिया जाता है तो वो नगद क्रय कहलाता है। जब भी आपने कोई सी वस्तु क्रय की और उसका मूल्य आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? कैश परचेस। और इसी के विपरीत जब आप किसी से उधार क्रय करते हैं और उस मूल्य का भुगतान कुछ समय पश्चात करते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? क्रेडिट परचेस। क्लियर? नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम क्रय वापसी या क्रय प्रत्याय। इवन इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। जब क्रय किया हुआ माल पसंद न होने या आदेशानुसार न होने अथवा अन्य किसी कारणों से विक्रेता को लौटा दिया जाता है तो इस लौटाए हुए माल को क्रय वापसी या बाह्य वापसी अथवा क्रय प्रत्याय कहते हैं। हम हमारी नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अगर आप कुछ वस्तु ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो वस्तु आपने ख़रीद ली, या तो आपकी पसंद के अनुसार नहीं आई है या आपने जिससे आप चाहते थे वैसी नहीं आई है, तो आप उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आपने जो वस्तु खरीद ली और जो आपको पसंद नहीं आई है तो आप उसको वापस कर देंगे, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? क्रय वापसी। और भी इसको बोल सकते हैं क्रय प्रत्याय। ठीक है, जैसे सतीश ने 12,000 रुपये का माल खरीदा, परंतु उसमें से 300 रुपये का माल घटिया किस्म का होने से लौटा दिया। यह 300 रुपये का माल लौटाया हुआ माल सतीश के लिए क्रय वापसी कहा जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, सतीश ने 12,000 रुपये का माल खरीदा था, पर उसको 300 रुपये का माल ऐसा था जो अच्छा नहीं आया या घटिया किस्म का आया, इसलिए उसने वो 300 रुपये का माल
सतीश के लिए लौटा दिया तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? क्रय वापसी। नेक्स्ट है विक्रय, इंग्लिश में बोलेंगे सेल्स। व्यापारी जिस वस्तु का व्यवसाय करता है उस वस्तु की जितनी मात्रा वह बेचता है उसे विक्रय कहते हैं। जब भी कोई व्यापारी किसी वस्तु का व्यापार करता है और वो जितनी मात्रा में उस वस्तु को बेच रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? सेल्स। विक्रय भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम रोकड़ी विक्रय या नगद बिक्री, जिसमें बेचे हुए माल का मूल्य उसी समय प्राप्त हो जाता है। कैश सेल्स, बेचा और आपके पास पैसा आ गया। पर दूसरा होता है उधार विक्रय या उधार बिक्री एवं क्रेडिट सेल्स, जिसमें बेचे गए माल का मूल्य उसी समय नहीं मिलता बल्कि कुछ समय के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे भी आप किसी को माल बेच रहे हैं एवं उधार बेच रहे हैं पर वो उस समय आपको उस माल का पैसा नहीं देता है, वो कुछ समय पश्चात देता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल, बल्कि कुछ समय पश्चात प्राप्त होता है। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यदि कपड़े का व्यापारी पुराना फर्नीचर बेच देता है तो उसे विक्रय नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि फर्नीचर बेचना उसके व्यापार का उद्देश्य नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई कपड़े का व्यापारी उसका फर्नीचर बेच रहा है और वो किस लिए बेच रहा है? क्योंकि वो पुराना हो गया है, पर इस चीज़ का आप विक्रय नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुल विक्रय या आवर्त, इवन इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टर्नओवर। एक निश्चित अवधि में व्यापारी जितना माल नगद एवं उधार बेचता है उसे कुल विक्रय कहते हैं। ऐसा बहुत सी शॉप्स पर यूज़ होता है, जिससे वो महीनों का हिसाब करते हैं, 6 महीने का हिसाब करते हैं, इवन पूरे 12 महीने का हिसाब करते हैं कि उन्होंने कितना नगद माल बेचा, कितना उधार बेचा। तो इस चीज़ का हम क्या बोलेंगे? टोटल टर्नओवर। ठीक है। कुल विक्रय में नगद तथा उधार दोनों बिक्रियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें हम नगद भी लेंगे और उधार दोनों बिक्रियों को सम्मिलित करेंगे कि आपके व्यापार ने इस 3 महीने में कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा। ठीक है। जैसे एक कपड़े के व्यापारी ने जनवरी में 5,000 रुपये का माल, फरवरी में 7,000 का तथा मार्च में 8,000 रुपये का माल बेचा। इसी दशा में व्यापारी का 3 माह का कुल विक्रय कितना हुआ? 20,000 रुपये। जैसे कि उसने दिया गया है, जनवरी में कितने का बेचा? 5,000 का, फरवरी में 7,000 का और मार्च में 8,000 का। इसी दशा में व्यापार का 3 माह का टोटल टर्नओवर कितना होता है? 20,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विक्रय वापसी या आंतरिक वापसी, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। जब बेचा हुआ माल पसंद न आने पर या आवश्यकता अनुसार न होने पर खरीदार द्वारा वापस कर दिया जाता है, इस लौटाए हुए माल को विक्रय वापसी या विक्रय आवर्त कहा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपने किसी से माल खरीदा या स्वाभाविक सी बात से आपको किसी ने माल बेचा है, अगर वो माल आपको पसंद नहीं आता है या आपकी पसंद के अनुसार नहीं होता है तो आप उस माल को लौटा देंगे, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं हुआ है। तो जो बेचा हुआ माल हमें पसंद नहीं आता है उसे हम लौटा देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आंतरिक वापसी। ठीक है। अतः बिके हुए माल की वापसी को विक्रय वापसी कहते हैं। जैसे सविता बुक डिपो से 25 पुस्तकें बेची। एक सविता है, उसने कितनी बुक्स बेची है? 25 बुक्स, परंतु ग्राहक को पसंद न आने पर 5 पुस्तकें लौटा दी गई। ये पुस्तकें सविता बुक डिपो के लिए विक्रय वापसी कहलाएगी। स्वाभाविक सी बात है, उसने 25 पुस्तकें बेची पर ग्राहक को कितनी पुस्तकें पसंद नहीं आई? 5, और ये पुस्तकें उस ग्राहक ने सविता बुक डिपो को लौटा दी, तो वो उसके व्यवसाय के लिए क्या कहलाएगी? सेल्स रिटर्न। आज का हमारा थॉट है डोंट स्टॉप व्हेन यू टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इसका मीन्स ये होगा कि आप थक जाओ जब मत रुको, रुको तब जब आप उसको कर लो।